बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। चाची रोज़ाना मुझे बाजी खालदा के घर काम करने भेज देती और पैसे खुद ले लेती थी। वो हद से ज़्यादा हराम औरत थी। इसके घर में गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन चाची को काम के पैसे मिलते थे और मैं काम करने के लिए रोज़ाना यहाँ आ जाती थी। क्योंकि इसके यहाँ बच्चा हुआ था, इसलिए वो काम नहीं कर सकती थी। जबकि इसका शोहर नौकरी करता था और वो सुबह जाता शाम को ही वापस आता था। ऐसे में वो अकेली ना बच्चे को संभाल सकती थी, वो ना ही घर को, क्योंकि इसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। सारा दिन बेड पर लेटी रहती, मुझे हुक्म देती रहती कि ये ले आओ, वो ले आओ, आज ये बना लो, आज वो बना लो। मैं इसकी नौकरानी बन चुकी थी, लेकिन चाची को कहाँ गैरत थी। वो महीने की 3,000 मेरे काम करने के बदले ले रही थी। खालदा बाजी का घर अच्छा खासा बड़ा था। इनके 3 कमरे थे, एक तो स्टोर भी था, जबकि 2 कमरे दोनों ही गंदगी से हटे हुए थे। जगह जगह लगे हुए बड़े बड़े जाले, जिन्हें देख कर भी खौफ महसूस होता। मैं सफाइयाँ कर करके थक गई थी, लेकिन इनका घर साफ नहीं हो रहा था। लेकिन आज उन्होंने मुझे स्टोर में बिस्तर लाने को कहा, तो मैं टॉर्च लेकर वहाँ चली गई। इतना बड़ा स्टोर और कचरे से भरा हुआ। अंदर जाते ही मुझे खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। जैसे बिस्तर उठाने लगी तो ऐसे लगा स्टोर में बनी हुई मचान से कोई अचानक चिनाग लगाकर नीचे उतरा हो। खौफनाक अंधेरे में ये मंजर बहुत ही दहशतनाक था। मैं चीखती बाहर निकल आई। माजी ने अपने कमरे से मुझे आवाज़ लगाई थी, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? तो भी मैं कांपती हुई इनके सामने गई और कहने लगी, माजी स्टोर में अभी भी मुझे कोई नजर आया था, वो बहुत खौफनाक था, मैं अभी तक लर्ज रही थी। तभी मैंने देखा खालदा माजी के चेहरे के तासरात बदल गए थे, जैसे इन्हें पहले ही इस बारे में कोई मालूम बात थी। वो जज्बत होते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वहाँ से बिस्तर निकाल लूँगी, तुम जाकर किचन में बर्तन धो लो। फिर जब मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया तो कई दिन बाद मुझे पता चला कि खालदा माजी के घर में जिन्नात का मसेरा था। तभी मुझे वो छलावान चीज़ नजर आई थी। मैं अभी भी इस मंजर को सोचकर कांप जाती थी। लेकिन एक दिन जब मैं अपने स्टोर नुमा कमरे में सो रही थी, तब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलकर बंद हुआ। तो मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी। सारे घर वाले जमा हो के चाची कहने लगी, इसके तो नाटक ही ख़त्म नहीं होते, बहुत ही नन्ही काकी बनी फिरती है। जबकि चचा परेशान थे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछने लगे कि मैं इतना क्यों डर रही हूँ। लेकिन मुझ पर शदीद दहशत तारी थी। मेरा नाम किन्जा है, मैं एक यतीम और गरीब लड़की थी। मैं अपने चचा के पास रहती थी। अब्बा एक एक्सीडेंट में फोत हो गए थे, लेकिन अम्मा ने इनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली और मेरे सौतेले बाप ने मुझे कबूल ही नहीं किया। यो दादी ने मुझे अपने पास रख लिया। वैसे भी वो कहती थी कि मैं अपने अब्बा की निशानी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी मुझ पर इतनी सितम ढाँटने लगेगी। जब मेरी परवरिश चचा के पास आ गई, क्योंकि दादी का एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। चाची चलाक और मक्कार औरत थी। इनको मेरा अपने घर में रहना खूब पसंद नहीं था। वो हर वक्त अपनी बेटियों और मेरा मुआवजनात करती रहती। चचा को कहती कि पहले ही मेरे 5 बच्चे हैं, ऊपर से तुम इस लड़की की जिम्मेदारी भी ले ली, ये मेरी बेटियों का हक खाने आ गई है। लेकिन चचा इन्हें समझाते कि कोई किसी का हक नहीं खाता, बल्कि ये अपना नसीब लेकर इस घर में आई है। गो के चचा बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो चाची के आगे दबते रहते। इनकी औलाद भी बहुत ही नाफरमान और बदजुबान थी। इनका सबसे बड़ा बेटा जिससे शुरू से ही मुझे खौफ महसूस होता था, क्योंकि वो इंतहाई बुरा इंसान था, नशा भी करता था, अपने माँ बाप से चुप चुप कर वो लड़ाई झगड़ा भी खूब करता था। ऊपर से इसकी हर वक्त लाल रहने वाली आंखें जो मेरे वजूद को देखती रहती थी। मैं हैरान भी होती कि ये क्यों नहीं सोचता कि मैं इसकी चचाजाद बहन हूँ, लेकिन इसकी नज़र मुझ पर बहुत बुरी थी। मैं इसकी नज़रों से घबराती थी। मेरी दोनों कज़नें बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल थी। उन्होंने कई मरतबा मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था कि मैं इनकी चीज़ें चुरा लेती हूँ। तभी चचा ने तंग आकर मुझे स्टोर में जाने का कह दिया, क्योंकि उस घर में होने वाले रोज़ इसके लड़ाई झगड़ों से तंग आ गए थे। मैं सारा दिन घर के काम काज करती, ऊपर से चच्ची अच्छा बनने के लिए मुझे मोहल्ले पड़ोस के घरों में भेज देती थी जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं खाना पकाने में माहिर थी।
अक्सर मोहल्ले में होने वाली बड़ी बड़ी तकरीबों में मैं देगचा में खाना बनाया करती, वहाँ पर भी पैसे चाची रख लेती और मुझे खाना पकाने के लिए भेजती थी। फिर भले चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी थी जब मुझे चचा से चुपकर खालदा के घर काम काज करने के लिए भेज दिया। इनका काम बहुत ज़्यादा था, वरना वो ना सिर्फ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती बल्कि पूरे घर की सफाई भी करवाती, साथ में खाना भी पकवाती थी। कभी कभी मुझे रोना आ जाता कि काश मेरे माँ बाप मेरे सर पर होते तो आज इतनी अजीत बड़ी जिंदगी मैं ना गुजार रही होती। लेकिन खालदा बाजी के घर में मेरे साथ एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। जब से मैं इनके घर काम काज के लिए आई थी तब से ही मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे सराहने खड़ा है, तो कभी ऐसे लगता जैसे कोई दरवाजे से चलकर मेरे पास आया है। चूँकि मैं अकेले स्टोर में सोती थी इसलिए बहुत डरने लगी थी। हालांकि पहले मुझ पर ऐसा कोई खौफ सवार नहीं होता था। फिर उस दिन चच्ची कहने लगी, तुम थोड़ी देर खालदा के बच्चे को संभाल लो, वो मेरे साथ खरीदारी करने जा रही है। मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि चची अपनी बेटियों को तो किसी काम का नहीं कहती, लेकिन हर वक्त मुझे ही इधर उधर भेजती रहती थी। गो के मैं अब जवान हो चुकी थी, इन्हें ऐसी हरकतों से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। इसलिए खामोशी से चादर ओढ़कर खालदा बाजी के घर आ गई। इनका छोटा सा बच्चा पालने में सो रहा था। फिर मैं वो साथ में मुझे कहने लगी कि खाना भी पका कर रख दूँ। मुझे तो उन्होंने ज़रफ़ी गुलाम समझ रखा था। अब इतने छोटे बच्चे के साथ भला मैं खाना भी कैसे पकाती। लेकिन नाचार बच्चे के सो जाने के बाद जल्दी सालम ला कर रख दिया। तकिया इस बच्चे के पास आकर बैठी थी कि अचानक मुझे इस स्टोर से खौफनाक आवाज़ आई। किसी का काला साया था जो तेज़ी से मेरे पास से गुजर कर गया था। मैं खौफ से थर थर काँपने लगी। बेख्तियार मैंने बच्चे को भी अपनी गोद में उठा लिया। कौन है कौन है? जहाँ मैं सहमे हुए लहजे में इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से बाहर बरामदे से एक काले से वजूद को भागते हुए देखा था, जैसे वो तेजी से स्टोर में क्या हो, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं। ये सोच कर मैं खौफ से थर थर काँपने लगी थी और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी बैठी हुई थी कि अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से बालों को छुआ। मेरे हाथ पाँव बुरी तरह काँप रहे थे। मुझे ये तो मालूम था कि खालदा बाजी घर में असेब का असर है, लेकिन आज ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया था। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैंने सोचा कि इनके घर के दरवाजे बंद करके मैं दूसरे घर में चली जाती हूँ, चचा के घर। मैं वहाँ सब मौजूद हो गए। ये सोचकर मैं जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी तो लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाज़ा ना खुला था। मैं सहमी हुई रोई जा रही थी, लेकिन अचानक ही झटके से दरवाज़ा खुल गया। इससे पहले कि मैं अपने घर जाती बाहरी दरवाज़ा खोल कर खालदा और चच्ची अंदर आ गई थी। मैं खालदा बाजी से कहने लगी, बाजी आइंदा मैं आपके घर नहीं आऊँगी, आपके घर में भूत है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अरे इस भूत ने तो हमें तो आज तक नहीं डराया, फिर वो तुम पर कैसे आशिक हो गया? वो मेरा मजाक उड़ा रही थी जब तुम्हें फौरन ही घर आ गई। पूरी रात मैं डरती नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे पास है। चाची चिदा जानती थी कि अमजद भाई मुझ पर बुरी नज़र रखता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे पर पर्दा डालती थी और चचा के सामने आज तक उसकी शिकायत नहीं लगाई। मैं जब भी अकेले स्टोर में सोती तो अक्सर नशे की हालत में मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करता। ऐसे में मैं अपनी चीखें अंदर ही दबा लिया करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये ठिकाना भी चला जाए, क्योंकि चाची ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया कि अमजद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है तो मैं इन्हें घर से निकाल दूंगी, फिर तुम्हें यतीम खाने में जाना पड़ेगा। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझे इस बहाने से छूने की कोशिश करते। फिर उस दिन मैं अपने स्टोर में सो रही थी, ना जाने किस वक्त लाइट ही नहीं। मैं अंधेरे में लेटी गर्मी से तड़प रही थी जब भी धीरे से मेरी आँख लग गई। ना जाने वो क्या ख्वाब था या हकीकत, जब मैंने अपने पास बैठे हुए खूबसूरत से नौजवान को देखा। वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखे जा रहा था और इसकी नज़रों से मुझे बहुत जन हो रही थी, लेकिन ये एहसास
एहसास बहुत खूबसूरत था। मैं इससे पूछना चाहती थी कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। अचानक ही उसने मेरा हाथ थामा और अपने सीने से लगा लिया। मैं बेइख्तियार मुस्कुराई थी। तभी एक झटके से मेरी आँख खुल गई। ये ख्वाब कितना हसीन था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने कब मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर सारे ज़माने की तनखियाँ दूर हो जाएंगी और मैं भी एक हसीन जिंदगी गुजारूंगी। ऐसे ही कई ख्वाब मेरी आंखों में सजते रहते थे, लेकिन इनकी ताबीर मिलना बहुत ही मुश्किल थी। फिर उस दिन मैं चच्ची के साथ मिलकर कपड़े धो रही थी। चच्ची ने मुझे कपड़ों की बाल्टी दी और कहने लगी, जाओ छत पर सुखा कर आओ। मैं छत पर सुखाने गई, लेकिन कभी मेरी नज़र सामने वाले फ्लैट पर पड़ी, जिसकी खिड़की में खड़ा हुआ खूबसूरत लड़का मुझे चौंका गया था। ये तो वही है जब मेरे ख्वाब में आया था। ऐसे लग रहा था हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ा है। मैं अभी तक सर थामे खड़ी से देखे जा रही थी, जबकि वो भी मुसलसल मुझे देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम दोनों की नजरें एक दूसरे को पैगाम पहुंचा रही है। फिर मैं नीचे आ गई, लेकिन इसका खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों के सामने से हटा ना सकी थी। फिर उस दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी जब वो छलांग लगाकर मेरे पास आ गया। कहने लगा कि मैं तुम्हें कब से इस घर में देख रहा था, कब से मेरी नजर तुम पर है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसकी बातों पर मैं हैरान रह गई। कैसे इसे बताती कि मैंने इसे ख्वाब में देखा है। वो बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादा जैसा था। अब वो अक्सर ही मुझसे मिलने आ जाता, लेकिन मुझे चच्ची उसके खानदान से बहुत डर लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इससे मिलते हुए देख ले। एक दिन मैंने इससे कहा कि इसे डर नहीं लगता, अगर किसी ने इसे देख लिया तो ना सिर्फ वो बल्कि मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे ऐसी बदनामी का डर नहीं, और तुम्हें मेरे होते हुए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं इसकी बात सुनकर हंस पड़ी और मजाक में कहने लगी, क्या तुम भूत हो जो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तभी अचानक इसकी आंखें बदल गई और वो भारी लहजे में कहने लगा, हाँ अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। मैं वाकई एक जिनजादा हूँ जो कब से तुम्हारे पीछे हूँ। उस दिन से जब से मैंने तुम्हें देखा है, अचानक ही इसके हाथ में दांत भी तब्दील हो गए थे। पंजे नुमा हाथ और इस पर लगे हुए बड़े बड़े बाल, साथ इसकी खौफनाक आंखें। मैं शदीद दहशत से चीख रही थी, लेकिन वो मेरे सामने से गायब हो चुका था। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। जब होश आया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं अकेली स्टोर में पड़ी थी। कभी चच्ची आकर कहने लगी, क्या हुआ था तुम्हें, क्यों बेहोश हो गई थी। इनके लहजे में मेरे लिए बहुत ही तलखी थी। फिर गुस्से से वो बड़बड़ाते में कहने लगे, ये सब काम से बचने के बहाने हैं, लेकिन ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे। चलो उठकर किचन में जाकर बर्तन दो। अब मुझे शदीद शिद्दत से रोना आ रहा था। मैं किससे इतनी खौफनाक बात बताती कि मेरे पीछे एक जिनजाद लग क्या है। वो एक इंसान के रूप में मेरे सामने आया और उसने मुझे दीवाना कर दिया। लेकिन नहीं, अब मैं कभी छत पर नहीं जाऊंगी, वरना वो हर वक्त मेरे पास आ जाएगा। लेकिन उस दिन मैं अपने स्टोर में सो रही थी, जब ऐसे लगा कि वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठा है। मैं दहशत से अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही खौफ के बारे मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरा ख्वाब हकीकत साबित हो गया था। वो मेरे सामने ही बैठा था, मुस्कुराते हुए मुझे देखता हुआ। कब तक मुझसे यूं चुप चुप कर रहोगी। जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इसके बारे लहजे में मेरे लिए धमकी थी। मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, मुझे तंग ना करो। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। वह सरगोशी में कहने लगा, मैं तुम्हें खूबसूरत जिंदगी दूंगा, ऐसी जिंदगी जिसके ख्वाब तो तुम्हारी आंखों ने देखे है। क्या तुम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। अब मेरे लब खामोश हो गए थे। तुम्हें शहजादी बना कर रखूंगा, अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मैं वहाँ का सरदार हूँ और तुम्हें मलका बनाऊंगा। फिर हम दोनों खुश रहेंगे। मुझे सीन ख्वाब दिखा रहा था। अब मेरे लब खामोश हो चुके थे। ऐसे ही कई सपने तो मेरी आंखों ने भी देखे थे। इस दुनिया में जिन्नात इतने मेहरबान हो सकते हैं। अब मेरा दिमाग दूसरे रुख पर चल निकला था। मेरे जिस्म में तो हरकत भी नहीं हो रही थी। बेख्तियार मेरे हाथों से इसे छूने की ख्वाहिश थी। जैसे ही मैंने इसके चेहरे को हाथ लगाया
تو میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور اسی دوران میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ تو کیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن میرے دل میں تو سب دن رات کے لیے محبت، ذات کے لیے محبت جا گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک جو دوسری دنیا سے آیا ہے۔ شاید وہ خالدہ باجی کے گھر سے ہی میرے پیچھے لگا ہے۔ جو بھی میں خواب دیکھتی وہ مجھے حقیقت ہی لگتا تھا۔ اب دن بھر میرا ذہن بوجھل رہتا، میں سن ذہن کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر کی میں نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں عیش کرتی، روزانہ اپنی سہیلیوں کو بلاتی، پارٹیاں کرتی اور مجھ سے اس طرح طرح کے کھانے پکواتی۔ مجھے تو اچھے کپڑے نصیب ہی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں بھی اپنی زندگی میں یہ سب پانا چاہتی تھی۔ میرا نصیب اتنا کالا کیوں ہے؟ اکثر میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ پھر اس رات چچی نے مجھے چھت پر بھیجا، کیونکہ انہیں چھت پر رکھی ہوئی انگیٹھی منگوانی تھی، لیکن میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ پھر ان کے جھڑکنے پر میں چھت پر چلی گئی، لیکن جیسے ہی چھت پر بنے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اچانک کسی نے مجھے دبوچ دیا تھا۔ میں اس سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اس کے خوفناک بازو اپنے جسم پر لپٹے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی چچی کی دھڑکتی ہوئی آواز آئی کہ جلدی لے آؤ، کہاں مر گئی ہو تم؟ ایک دم سے اسی مخلوق نے بھی مجھے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا تھا، جبکہ میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے اوپر اس کی طاقت محسوس کر کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ پھر اس رات وہ پھر سے میرے پاس آیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں بے بسی سے اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میری بیوی بن جاؤ، میں تمہیں اتنی طاقت دے دوں گا کہ تم اپنی زندگی بہت عیش سے گزارو گی، تم صرف میری ہو۔ کیا تم ایک ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں تم سب کچھ حاصل کر سکو، سب تمہارے حکم کے غلام بن جائے، تم کسی شہزادی کی طرح ایک خوبصورت سے گھر میں سکون سے رہو؟ اس کی ایسی باتیں تو مجھے خاموش کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ سب منظور ہے، میں بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس طرح ہر لڑکی کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ کیا تم میرے خوابوں کو پورا کرو گے؟ اب میں اس سے وعدہ چاہ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر دی۔ تب اس نے میرے نرم و نازک ہاتھ اپنے خوفناک ہاتھوں میں تھام لیے تھے، لیکن وہ مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک جنزات تھا، لیکن وہ مجھے کسی مہربان نوجوان کی طرح لگ رہا تھا، جو کسی شہزادے کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور ایک معصوم اور یتیم لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا کر چلا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت زندگی کا خواب دکھا کر اس نے بھی تو مجھے ایسی زندگی کا خواب دکھایا تھا۔ پھر اس نے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، کل رات میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ آج تم نے یہ بھدے اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن کل تم کسی شہزادی کی طرح نظر آؤ گی، میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ جبکہ میں مسکراتی رہی، اچانک ہی کسی نے میرا پورا پانی کا جگ میرے اوپر انڈیل دیا تھا۔ وہ چچی تھی جو مجھے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا خواب دیکھتی مسکرا رہی ہو؟ کیا تیرا عاشق آ رہا تھا تیرے سامنے جسے دیکھ کر تو ہنسی جا رہی تھی؟ میں خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا یہ سب میں نے خواب دیکھا ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں گھبرا کر چچی سے ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرے بازو کو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، گھر کا کام تیرا باپ کرے گا کیا؟ چل اٹھ، جا کر گھر کا کام سمیٹ۔ وہ دونوں تو اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی ہیں، میں اکیلی جان کیا کیا دیکھوں؟ اب وہ زبردستی دھکے دیتی ہوئی مجھے کچن میں بھگا رہی تھی۔ میں نے دیکھا گندے برتنوں کا ڈھیر میرا منتظر تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہی نصیب ہے، اس گھر کی چاکری کرنا اور بدلے میں گالیاں سننا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب خوبصورت سپنے صرف میری نیند میں ہی آ سکتے تھے، حقیقت میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کاش ایسے حسین سپنے میں دیکھتی نہیں اور نہ ہی ان کا تاثر میرے ذہن پر قائم رہتا۔ اب میں چپ چاپ پورے گھر کا کام سمیٹ رہی تھی، حالانکہ میرے اندر اتنی کمزوری تھی کہ کام کرتے ہوئے بار بار مجھے چکر آتے تھے، کیونکہ میری خوراک بھی اچھی نہیں تھی اور چچی کے گھر میں مجھے بچا کچا کھانا ہی کھانے کو ملتا تھا۔
फिर दूसरी रात में सो रही थी, दीदी दिल में दुआ करने लगी कि आज मुझे वो ख्वाब ना आए जो रोज़ाना मैं देखती आई हूँ। इसलिए मैं सख्ती से आंखें बंद करके सो गई, लेकिन फिर से वो मेरे पास आया था। धीमी सी आवाज़ लगाकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी मैं जानती थी कि वो सिवाय एक धोखे के कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुसलसल मेरे रेशमी बालों में हाथ फेरे जा रहा था। इसके एहसास पर मैं चुपचाप खामोशी से उठ खड़ी हुई। तभी वो कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आज रात हमारा निकाह है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए किस कदर खूबसूरत लिबास लेकर आया हूँ। तभी मेरी नज़र इस लाल रंग के लंबे फ्राक पर पड़ी। वो इस कदर हसीन था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस पर चमकते हुए खूबसूरत गोल्डन कलर के मोती मेरी तवज्जो खींच रहे थे। मुझे यूँ देखते पाकर वो कहने लगा, ये सोने चांदी से बना हुआ खूबसूरत लिबास है, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, बस तुम मेरी हो जाओ, फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। जाओ इसे पहन लो। अब मैं बड़े शौक से वो लिबास पहन रही थी। फिर अपने आप को आईने में देखा। इस लाल रंग के लिबास में तो मैं किसी शहजादी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने अपने लंबे बालों को पुष्ट पर बखेरे दिया। अब इसने मेरा हाथ थाम दिया। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मुझे घर वालों का खौफ खाई जा रहा था। तभी वो एक खुफिया दरवाजे से मुझे इस घर से बाहर ले गया। अब मैं इसकी संगत में घर से बाहर निकल कर खुद को महफूज तस्वुर कर रही थी। ना जाने वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, लेकिन मैं इसके साथ हर जगह जाना चाहती थी। मुस्कुराती हुई नज़रों से इसे देखती ही ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, और मेरा हाथ थामे वो जिनजात शहजादा जो मुझे एक शहजादी का रूप देने वाला है। हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर मुझे किसी का कोई खौफ नहीं होगा। तभी वो मुझे खूबसूरत महल में ले गया। इसने एक लड़की को आवाज़ दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एक जिनजादी है। फिर सारी जिनजातियाँ हंसती मुस्कुराती मेरे पास आई। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत लाल रंग का दुपट्टा पहनाया। सामने बैठा आदमी मुझसे इकरार करवा रहा था कि आज से मैं इस जिनजात की बीवी हूँ। तुम दोनों का निकाह हो चुका है, इसलिए तुम अब किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, ना तुम किसी इंसान से दूसरी शादी करोगे। मैंने इस जिनजात से वादा कर लिया था एक अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए, और मैं बहुत खुश थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हों। वो जिनजादियाँ मुझ पर फूल बरसा रही थी। तभी एक जिनजादी आई और उसने मेरे हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू कर दी। उसने मेरे हाथ पर बड़े बड़े अल्फाज में इस जिनजादे का नाम लिख दिया। मैं मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। मेरे चेहरे पर खुशी थी और आंखों में गहरी चमक। तभी जिनजादे ने सबके सामने मुझे खूबसूरत हीरो का हार पहनाया, जिसे पहनकर मेरी खूबसूरती में 4 गुना इजाफा हो गया था, और मैं अपने आप को किसी मलका से कम नहीं समझ रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुबह का उजाला फूलने लगा और एक एक करके वो सब वहाँ से गायब होने लगे। पहले वो जिनजादियाँ गायब हुई और फिर वो आदमी जिसने हमारा निकाह करवाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिनजाद भी मेरे पास से बहुत दूर चला गया, इतनी दूर कि मैं हाथ बढ़ा कर इसे छूना चाहती थी, लेकिन वो मुसलसल पीछे हुए जा रहा था। फिर हाथ हिलाता हुआ वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया। मैं पागलों की तरह इस खूबसूरत महल के हर कमरे में इसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। फिर बेख्तियार मुझे रोना आ गया। इनमें मैं वही खड़ी होकर सिसकने लगी। तभी किसी ने मेरे पाँव के अंगूठे को हिलाया। मैं एकदम से चौंक कर उठी थी। वो मेरी कज़न नायला थी, जो गज़बनाक नज़रों से मुझे घूरते हुए कहने लगी, अब क्या तुमने मनहूस ख्वाब देख लिया जो नींद में रोई चली जा रही हो? पूरा घर तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो गया है। अबू ने मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा है कि जाकर देख के आऊँ किन्जा को क्या हुआ है, क्यों वो नींद में सिसक रही है। या खुदा, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं दहशत से उठ खड़ी हुई। ये कैसा मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखा था। मैं अपनी चारों तरफ देख रही थी। अभी तक मैं इसी ख्वाब के सहर में गिरफ्तार नायला को देखी जा रही थी। फिर वो बड़बड़ाती हुई चली गई कि मैं पागल हो गई हूँ। क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ? मैं फिर से लहरा आकर बिस्तर पर गिर गई थी, लेकिन अचानक ही मेरे कानों में फजर की अजान की आवाज़ आने लगी। वो शिद्दत से रोना आ रहा था। तभी मैं उठी और नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने चली गई।
मैं भी वज़ू ही कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र अपनी हथेली पर पड़ी। या खुदा, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। मेहंदी से सजा हुआ वो नाम सच में ही मेरी हथेली पर लिखा हुआ था। इस नाम को मैं कैसे भूल सकती थी। बड़े बड़े हरूफ में लिखा मूसा। लफ्ज़ तो यही तो नाम मैंने ख्वाब में देखा था। उस दिन मैं सजदे में खूब शिद्दत से रोई थी। मैंने अपने रब को याद किया कि मेरे इस हसीन ख्वाब को सच कर दे। अगर मेरे नसीब में खुशियां हैं तो वो मुझे जल्दी अदा कर दे। मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार कर थक चुकी हूँ। क्या सच में ही वो जिन्सात मुझ पर हावी हो गया था? ये बात सोच कर मैं खौफज़दा थी। ये मूसा कौन है? अभी तक मैं इस बात का पता ना लगा सकी थी। फिर उस रात चची और इसकी बेटियां शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। चचा भी साथ जा रहे थे, जबकि मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे। चचा ने 2-3 दफ़ा कहा कि किन्जा को भी साथ ले चलो, वो अकेली घर में क्या करेगी, लेकिन चची ने टाल दिया। बड़बड़ाते हुए कहने लगी, शादी में 100 लोग आए हुए होते हैं, क्या पता कोई हमारी बेटियों को ही पसंद कर ले। ऐसे में मैं किन्जा को लेकर जाऊंगी ताकि लोग इसे भी पसंद कर लें और मेरी बेटियों को छोड़ दें। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटियों को लेकर जाऊंगी। सिर्फ तुम्हें तो भतीजी की मोहब्बत ही मारे जा रही है। फिर चचा ने जाते जाते मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह दरवाज़ों को बंद करके रखूं। मुझे किसी और का तो कोई खौफ नहीं था, लेकिन चचा के बेटे अमजद का ही खौफ था। वो एक इंतहाई घटिया इंसान था, इसलिए मैं अकेले घर में नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उस दिन बर्बादी ही मुँह खोले मेरा इंतज़ार कर रही है। जब मैं अकेली अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उछल पड़ी इस दस्तक की आवाज़ पर, क्योंकि चची तो अभी निकली थी। उनका वापस आना नामुमकिन था। खौफ से कांपते हाथों के साथ मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि बाहर से आने वाली आवाज़ अमजद की थी। आज फिर वह नशा करके आया था। उसके मुंह से निकलने वाले नशे के भभके ने मुझे अपकाई करने पर मजबूर कर दिया था और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। इसका तो दरवाज़ा ही नहीं था। ये जवारी इंसान तो पहले ही मुझ पर गलत नज़र रखता था, कहीं आज इसके ऊपर कोई शैतान हावी ना हो जाए। और फिर वही आवाज़ जिसका डर था, वो आकर मकरू नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर हंसते हुए कहने लगा, जल्दी अब्बू हमारी शादी करवाने वाले हैं, तुम मुझसे इतना चिढ़ती हो, लेकिन देखो मैंने अब्बू से कह दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और अम्मी तो इस बात पर राज़ी है। जल्दी तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आ जाओगी, फिर मैं सारी रात तुमसे याशी करूँगा। उसकी गंदी नजरें मेरे वजूद को देखे जा रही थी। तभी मैं गुस्से से इसे कहने लगी, अमजद अपने कमरे में चले जाओ, इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। अरे इतना गुस्सा क्या हुआ मेरी जान, क्यों नाराज हो? वो बड़े ही लोफराना अंदाज में मेरे करीब आया था। अचानक उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे चारपाई पर धक्का दिया। ना जाने वो मेरे साथ क्या करने वाला था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आज मैं अपनी इज्जत खोने वाली हूँ। मैं बुरी तरह सिसक रही थी, लेकिन वो मेरे ऊपर झुक गया था। तभी अचानक इसके जिस्म को जोरदार झटका लगा और वो सामने दीवार से जा लगा था। दीवार से उसका सर इस तरह बुरी तरह टकराया कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया था, जबकि इसके माथे से खून निकल रहा था। मैं ये देखकर खौफज़दा हो गई। अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया था? अभी तक मैं हक्का बक्का सी थी, तभी मुझे अपने पीछे सरगोशी सुनाई दी। कोई भी तुम पर बुरी नज़र डालेगा तो मैं उसका यही हाल करूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने खड़े हुए इस खौफनाक रूप वाले जिन्जात को देखकर मेरी चीखें निकल गईं। अचानक से वो मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया था, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती थी। जैसे ही रोती हुई बाहर सेन में आई तो पड़ोस में रहने वाली एक किराएदार औरत फौरन ही मेरे पास आई थी। क्या हुआ बेटी, क्यों चीखें मार रही हो? अब मैं इन्हें क्या से बताती कि एक तरफ तो मुझे अपनी इज्जत के बच जाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ जिन्जात का खौफ मुझे मार डालने के लिए काफ़ी था। मैं कहने लगी, खाला मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस घर में अकेली हूँ। चचा आएंगे तो मैं दोबारा इस घर में आ जाऊँगी, लेकिन आप मुझे अपने साथ लेकर चलें। वो मेहरबान औरत फ़ौरन ही मुझे अपने घर ले गई थी, जबकि मैंने बेहोश अमजद की भी परवाह ना की थी। फिर उस रात मैं रोती हुई और किसी औरत के घर में बैठ गई थी। मैंने देखा इसका बेटा बाहर सेन में खड़ा हैरत से मुझे देख रहा था।
क्योंकि मैं मुसलसल रोई जा रही थी। बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो औरत बड़ी ही मेहरबान थी। तभी मैं रोते हुए इसे कहने लगी, खाला, जब आप अपने घर में ही इज्जत महफूज ना हो तो इंसान कहाँ जाए। काश आज रात मुझे मौत मिल जाए। तभी उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मौत नहीं मांगते, ये तो जब अल्लाह का हुक्म होगा सबको ही आ जानी है। मगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो अल्लाह को अल्लाह पर छोड़ दो, वही आसानी के साथ रास्ते निकालेगा। वो बड़ी ही मेहरबान अंदाज में मुझे समझा रही थी। जबकि सामने खड़ा नौजवान मुझे देखे जा रहा था। चचा के आने के बाद ही मैं घर वापस आई थी। मैंने रोते हुए इन्हें बताया कि आज अमजद भाई ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, उन्होंने मेरी इज्जत पर हमला किया था। चची ने फौरन अपने बेटे की तरफदारी की और कहने लगी, ये भी कम नहीं है, खुद भी आंख में टक्का करती होगी। मेरे बेटे से जब ही तो कहती हूँ दोनों का निकाह पढ़ा दो। अरे कब तक ये छुपा छुपाई का खेल चलता रहेगा। अच्छा है निकाह करके एक कर दो इन्हें। मैं खौफ से काम कर रही थी, कहीं चचा सच में ही इस शैतान आदमी से मेरा निकाह न कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश थे। लेकिन जब इनकी आवाज़ आई तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। जब वो कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं इस जुमा को तुम्हारा और अमजद का निकाह कर देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं चचा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं अमजद भाई से कभी मर कर भी शादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं शादी करेगी? क्या मेरे बेटे में कोई कमी है? तेरे इतने नखरे हैं, क्या तुझे कोई शहजादा ब्याहने आएगा? वो चचा, मैंने निकाह कर लिया है। मैंने इतना बड़ा धमाका कर दिया था कि वो सब सन्नाटे में रह गए। ये क्या कह रही हो तुम? चचा गुस्से से उठ खड़े हुए। मैं सर झुकाए खड़ी थी, फिर रोते हुए कहने लगी, अमजद भाई ने एक दो दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की है और मैंने इसी वजह से निकाह कर लिया, क्योंकि मैं किसी की अमानत हूँ और अमानत की हिफाजत खुदा करता है। मैं इनसे झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, लेकिन चचा सन्नाटे में थे। फिर चची दवाइयाँ देते हुए कहने लगी, ये देखो तो सही, तुम्हारी भतीजी ने कितना बड़ा कारनामा किया है। अरे इसे भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। चच्ची का बस ना चल रहा था कि वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देती। उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन चचा ने इन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि वो कौन है जिससे तुमने निकाह किया है। अब मेरी ज़ुबान पर तो किसी का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक किसी के पीछे से भारी आवाज़ आई थी, मैंने किया है इससे निकाह। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही इस औरत का बेटा था जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। साथ ही में इसकी माँ भी खड़ी थी। चची ने इसे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि इनका इरादा कई सालों से था इस लड़के के साथ अपनी बेटी नाइला की शादी करने का, लेकिन अभी तक ये औरत रिश्ता मांगने नहीं आई थी। इसने खौफ से थर थर काम पे जा रही थी। मैं समझ गई कि आज मेरे झूठ का पुल खुलने वाला है, लेकिन ये दोनों माँ बेटे ये बताने वाले हैं कि मैंने इनसे ये सब झूठ कहा है। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि मैं इस लड़की से निकाह कर चुका हूँ, क्योंकि ये इस घर में गैर महफूज थी। आपके घर में छुपा हुआ मुजरिम जो आपका बेटा है वो कई बार इसकी इज्जत बर्बाद कर चुका है, आप इसे पुलिस के हवाले करें। चचा और चचे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो कहने लगे, नहीं नहीं, हम अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। अगर तुमने इस लड़की से निकाह कर लिया है तो कोई बात नहीं, हम सादगी से इसे रुखसत कर देते हैं। तो वो औरत कहने लगी, ठीक है, मैं भी इस बात पर खुश हूँ, क्योंकि ये लड़की बहुत मासूम और मसलूम है। इस लड़की के घर में ही इज्जत महफूज ना हो तो इसे इस घर में रहने का हक भी नहीं है। फिर 2 दिन बाद ही चचा ने मुझे इस लड़के के साथ रुखसत कर दिया था। वो समझ रहे थे कि मैंने इस लड़के से निकाह कर लिया है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब मैं बुरी तरह पछता रही थी, भला इस नौजवान के दिल में मेरी क्या इज्जत होगी। किस तरह से मैंने एक झूठ बोल कर इसके घर में जगह ली थी। मैं शर्मिंदगी से उस रात रोई जा रही थी। तभी वो औरत कहने लगी, बेटा दिल छोटा ना करो, तुम्हारी भलाई के लिए ही इसने झूठ बोला था, क्योंकि तुम अपनी इज्जत कब तक बचाती, और अगर इज्जत नहीं बचती तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वाले इस नशे से तुम्हारा निकाह कर देते। मेरे बेटे ने जो किया अच्छा किया। मूसा ने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। मैं आंखें फाड़े हैरत से इस औरत की बात सुन रही थी। इसके बेटे का नाम मूसा है, लेकिन मूसा तो इस जिन्नात का नाम था। कहीं ये दोनों माँ बेटे जिन्नात तो नहीं? खौफ के मारे मेरी हालत बुरी थी
اب میں اس گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن مجھے اس پورے گھر سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹے ابھی مجھے اپنی حقیقت بتانے والے ہیں، شاید یہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ میں سہمی ہوئی انہیں دیکھتی جا رہی تھی، لیکن اس کی اگلی بات پر میرے ہوش اڑ گئے جب عورت کہنے لگی، میں تمہاری چچا سے جھوٹ بول کر تمہیں اس گھر میں لائی ہوں کہ تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے، لیکن بیٹا اگر یہ بات سچ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے، ویسے بھی تم ایک مظلوم اور یتیم لڑکی ہو، میں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایسی زندگی میں انسان کس قدر مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ میں کل ہی اپنے بیٹے کا نکاح تم سے پڑھا دیتی ہوں، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میری بہو بن جاؤ گی اور میرے بیٹے کو تم بہت پسند ہو۔ وہ بھی ظاہر میٹھی بن کر مجھ سے بات کر رہی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ ایک جن ذاتی ہے اور اس کا بیٹا ایک جن ذات، یہ دونوں مجھے گھیرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ میرا خواب سچ ہونے والا ہے؟ نہیں، میں ان جنات کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، لیکن یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے جب ہوئی جب دوسرے دن وہ نوجوان ایک خوبصورت لال رنگ کا جوڑا لے کر آیا، جو بالکل ایسا تھا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا، لمبا سا فراق جو بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ میں اس کے لیے لال جوڑا لے کر آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نکاح کا یہ جوڑا مناسب ہے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو یہ بالکل شہزادی لگے گی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ بھی تو مجھے ایسے ہی کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنی دنیا کی شہزادی بنا دوں گا۔ اب میرا دل زور زور سے دھک رہا تھا، جو ہاں میں نیند میں دیکھتی تھی اس نے بالکل حقیقت کا روپ لے لیا تھا۔ پھر اس رات وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دراصل ہم چپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہارے چچا اور چچی کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ تم پہلے ہی نکاح کر چکی ہو، اس لیے ہمیں ہر کام خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس نے مولوی صاحب کو بلایا، اور 2-3 لڑکیاں تھیں جو اس کی جانے والی تھی، وہ مجھے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل رہا ہو۔ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر چکی تھی، جو کوئی میرے بال بنا رہی تھی تو کوئی مجھے سنوار رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی کہنے لگی، ارے واہ، آپ تو بالکل کسی شہزادی کی طرح نظر آ رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح، لال جوڑوں نے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، میں ان سب آوازوں سے بچنا چاہتی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرا نکاح اس نوجوان سے ہو گیا جس کا نام موسیٰ تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے اقرار کر لیا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا خواب سچ ہو چکا ہے، میں ایک جنزاد کی بیوی بن چکی ہوں۔ اب ہمیشہ کے لیے میں جنات کی دنیا میں چلی جاؤں گی، اور ان کی دنیا کیسی ہوگی یہ مجھے سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں سہاگ رات والے دن ایک سجے سجائے کمرے میں بیٹھی تھی جو پورا پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ دل میں ڈر رہی تھی کہ ابھی وہ اندر آ کر یہ اقرار کرے گا کہ اس نے ایک انسان کا روپ اختیار کر رکھا تھا۔ دراصل وہ ایک جن ذات ہے جو کسی آدم زادی سے شادی کرنے کی خواہش میں اس دنیا میں آیا تھا۔ میں ایسی کسی بات کی منتظر تھی، اگر ایسا ہو کچھ ہوا تو میں یہاں سے بہت دور چلے جاؤں گی، چاہے مجھے کسی یتیم خانے میں جانا پڑے، لیکن میں کسی جنات کی دنیا میں نہیں جاؤں گی۔ اب میں خوف سے کانپتی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو بھی کمرے میں آنے والا تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور خوبصورت چہرہ دیکھنے کی تاب مجھ میں نہ تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور یہ خوبصورت انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ پھر وہ بڑے پیار سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ وہ بڑی نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ آپ جنزاد ہیں۔ وہ میرے منہ سے یہ بات سن کر حیرت بڑی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ جنزاد کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کسی جنات کا انتظار کر رہے تھے؟ ویسے اس وقت آپ کسی چڑیل سے کم تو نہیں لگ رہی ہو۔ وہ دیکھیں سامنے آئینے میں، اس نے اچانک ہی آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اچانک ہی زور سے چیخ ماری تھی، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے بیٹھا ہوا ایک خوفناک چہرہ دکھائی دیا تھا۔
इसी वक्त मैं बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई थी, जबकि मेरा शोर घबरा गया। वो बार बार मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या हुआ है आपको? लेकिन मैं होश में ही कहाँ थी। अब मैं सहमी हुए अपने शोर को देख रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आ गया। मेरी सास कहने लगी, क्या हुआ बेटा तुम्हें? अब मैं इन्हें कैसे बताती कि मुझे अपने कमरे में एक अपना चेहरा दिखाई दिया था। तभी मेरा शोर मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा, तुमने किसी खौफ को अपने ज़हन पर सवार कर लिया है। देखो अब तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है। इस नियार खौफ को अपने ज़हन से झटक दो। शायद तुम्हारे कज़न ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था उसका असर तुम्हारे ज़हन पर है, इसीलिए तुम हर वक्त डरी हुई रहती हो। मैंने सब झुका लिया था। अब मैं अपने दिल से हर वहम मिटा चुकी थी। जो कुछ भी मैं सोच रही थी वो सब मेरी गलत फहमी थी। मेरा शोर एक बहुत अच्छा इंसान था और उसने मुझ पर सबसे बड़ा ये एहसान किया था कि उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम किया था। वरना मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और वो ख्वाब जो मैंने अपने ज़हन में देखती थी, शायद वो इस बात का असर था कि खालसा बाजी के घर मैंने जो साया देखा था वो मैंने अपने ज़हन पर सवार कर लिया था। वो फिर इसे अपनी ख्वाबों का रंग देकर खुद ही इसमें रंग देते शुरू कर दिए और अपने ज़हन से एक कहानी घड़ ली। यही वजह थी कि मेरे दिमाग में इसी जिन्नात का असर हो गया था। तभी तो मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रही थी अपने शौहर के बारे में और अपनी सास के बारे में। हालांकि वो दोनों बहुत अच्छे थे। फिर इस दिन के बाद से मैंने हर अच्छे बुरे ख्याल को ज़हन से झटक दिया था और अपने शौहर के साथ है कि ज़िंदगी का आगाज़ वो इंतहाई ख्याल करने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था। और मेरी सास तो मुझ पर सदके वारी जाती। मैं हैरान होती कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी कौन सी नेकी की थी जो मुझे इतना अच्छा घर मिल गया। अब मैं अपने चचा के पड़ोस में ही रहती हूँ। चची हर आते जाते लोगों के सामने मेरी बुराइयां करती हैं और कहती हैं कि ये लड़की बड़ी हिम्मतकार है। देखो तो सही, उसने पहले ही निकाह करके अपने यहाँ घर पिसा लिया था। बहुत ही मक्कार लड़की थी, लेकिन मासूम बनने का नाटक करती थी। शुक्र था कि हमने इसे घर से निकाल दिया। और इनके आखिर अपने बेटे के किरदार पर पर्दा डालते कब तक मुझे बदनाम करती रहेंगी। आज भी उनका बड़ा बेटा कुंवारा था, क्योंकि दोनों बेटियों का रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा था। शायद ये चच्ची के ही अमाल थे, क्योंकि जो इंसान अपने घर की बुराइयां को ख़त्म नहीं कर पाता, खुशियां भी फिर इसके घर का रास्ता नहीं देखती है। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दो और चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक नाज़मी से पहुंच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।